जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों ये यूपीपीएससी का 2023 का पेपर है। ठीक है, आइए इसका पोस्टमार्टम करें, आप समझ जाएंगे करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, एनवायरनमेंट, यूपीडी के। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। सुपर संडे आपका आइए, है ना, फिर आराम से एंजॉय करिए, रेस्ट करिए, कहीं घूम के आइए, कुछ खा के आइए, चिल करके आइए, पर इस पेपर को अच्छे से पोस्टमार्टम इसका करके जाइए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए बजट का सवाल है ना, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 2023-24 के बजट पे बेस्ड सवाल है। और देखो कैसा सवाल आया कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करेंगे। तो एक आप ओवरव्यू लीजिए और यूनियन बजट 2024-25 का आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल बनता है देखिए, और वो भी बहुत आसान लेवल का सवाल। ठीक है, जितने आपको फैक्ट दिए जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बजट में, बस उतना। ठीक है, इकोनॉमी का ये 2023 के पापा में डायरेक्टली कराया था हमने। ठीक, ये करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर। किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है, ये आपको बताना था। तो बुक्स एंड ऑथर्स पे बेस्ड सवाल था ये। प्रिंस हैरी की ये बुक थी, है ना, मतलब करंट अफेयर से लिंक था, क्योंकि 2023 के करंट अफेयर्स में ही आया था। जनवरी में इन्होंने, मतलब जनवरी में ये बुक निकाल ली थी, और पेपर देखिए अब कब हुआ था, मई में। तो करंट अफेयर्स कितना पुराना, 4-5 महीने ही पुराना था, पूछ लिया बुक्स का। ठीक है, अगला है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता हेतु संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। बहुत ही लड्डू सवाल पूछा था, 95% लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा कि व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। तो इसी को तो बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और SDG से रिलेटेड सवाल एक जरूर आता है, तो 17 SDG गोल आपको याद रखने होंगे। जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ, ये पूरे 17 आपको याद करने होंगे। हर साल इसको पूछता जरूर है। ठीक है, अगला देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, कह रहा है, बहुत शानदार, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रपति संसद का भाग है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। बिल्कुल भाई, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इन तीनों से बनती है। अब यहाँ पे कारण क्यों राष्ट्रपति क्यों है उसका पार्ट, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा इससे बनती है, कोई भी बिल इन तीनों के बिना पास नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, अ बिल पास बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता है। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए राष्ट्रपति इंटीग्रल पार्ट है। तो दोनों सही, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, वह भिक्षु कौन थे भाई। तो मिलिंद पनाहो बहुत ही फेमस है ना। मिलिंद के बीच में किससे है वो संवाद, नागसेन से। किससे, नागसेन से। देखिए हिस्ट्री का सवाल था। अगला देखिए ज्योग्राफी का सवाल है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। कौन सा स्टेटमेंट सही था इसमें, ये आपको बताना है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। और यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो यह लघु ज्वर की स्थिति होती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। मतलब जो सैलिनिटी ये कह रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्यों, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, अब इक्वेटर पे कम क्यों होती है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। धूप ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्रेश वाटर आ जाएगा, है ना, सलाइन वाटर नहीं। तो ये स्टेटमेंट इसका सही था, सिंपल सा आंसर था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि टाइड कम्स ऑन अट एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 और 30 मिनट नहीं, 12 और 25 मिनट था। यहाँ से थोड़ा सा गलत था। यहाँ पे वेनेजुएला करंट कोल्ड करंट है, नहीं वार्म करंट है। और दूसरी गलती ये है कि पैसिफिक में नहीं, अटलांटिक ओशन में। तो करंट भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह से के सवाल देखिए, ज्योग्राफी में अच्छा लेवल का सवाल था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्नीनो से रिलेटेड देखिए सवाल है ना। अल्नीनो काफ़ी फेमस है ये। अल्नीनो इन्वॉल्व अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। मतलब अल्नीनो ने पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा, दिस वार्म करंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरिवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सेल्सियस, देयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को
10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही था कि अल नीनो जो होता है वार्म करंट होता है, पेरू की ईस्टर्न पैसिफिक में आता है, पर ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाता इतना, ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पे। देखिए अच्छा लेवल का सवाल है, ज्योग्राफी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी के लेवल तक खेलने लगा है यूपी पीछे से ना, तो लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है। आपको अपनी तैयारी देख सकते हो किस हद तक करनी चाहिए। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन महिला स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? माता इंगिनी हज़ारा या कनकलता बरुआ, अरुणा सफली या शांति घोष। तो यहाँ पे दोस्तों शांति घोष जो है ये हो जाए, क्योंकि ये आपको सूर्य सेन यादव उनकी लीडरशिप में एक जो मैजिस्ट्रेट होते हैं बंगाल की, उनकी हत्या करती हैं शांति घोष, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो ये भी देख रहे हो कैसा बढ़िया सवाल है। ये आपको जल्दी जो स्पेक्ट्रम और भी जो बुक्स हैं उनमें जल्दी नहीं मिलेगा ना, हमने अपनी लिस्टिंग में दे रखा है। ये आपको समझ लो पढ़ने के लिए आपको अब थोड़ा और ब्रॉड होना पड़ेगा, 3-4 सोर्सेज को पकड़ना पड़ेगा। वो जो मार्केट में एक ही बुक आती है उनसे काम आपका नहीं चलेगा। अगला है, माउंट न्यूमैन इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लॉयस, बॉक्साइट या मैंगनीज। तो है तो आयरन ओर के लिए। अब मैं पूछ लूँ माउंट न्यूमैन है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, ये याद रखना। माउंट न्यूमैन कहाँ है? इस साल ये भी पूछ सकता है वेयर इज माउंट न्यूमैन, तो ऑस्ट्रेलिया में है, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। अब ये देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था 2022 दिसंबर का है ना, और पेपर हुआ मई में, तो 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स देखिए पूछा है आराम से उसने कि दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म लिए हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी थी? तो ये ताइवान था ना, करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला देखते हैं, पॉलिटी का बेस सवाल है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में कथन बताना है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। और संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल था, इसमें आपको दूसरा गलत लग रहा होगा, है ना, कि तब सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है अंडर आर्टिकल 32, ये ठीक था। पार्लियामेंट भी मे बाय लॉ empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to सुप्रीम कोर्ट। और ये भी आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में ही दिया हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली, उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत रिपीटेड सवाल था, खान बहादुर खां, बीपीएससी में बहुत बार पूछा जाता था, तो यूपीएससी में भी इस बार चिपका दिया था। अगला है, कौन सा स्टेटमेंट सही है उत्तर प्रदेश के हिसाब से? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। देखिए डायरेक्ट डाटा पूछता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से सवाल है ये। और जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई भी वन भूमि नहीं है। तो बिल्कुल सही है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया देयर इज़ नो फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट डाटा है, ये हमने मिसलेनियस में करा रखा है, इसको आप कर लेंगे। 2021 की या 17 की रिपोर्ट है, इसको कर लोगे, यही पेपर में आएगा, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। अगला देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है ये कि पोप बेनेडिक्ट जो 16 है, हु डाइड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो पोप बेनेडिक्ट पे बेस सवाल था, देखिए कि वो कहाँ के निवासी हैं, कब इस्तीफा दिया, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी रहता है, आपको मैक्सिमम 8 महीने का करंट अफेयर्स लेके चलना, और अगर आप और सेफ रहना चाहते हैं तो 10 से 11 महीने करंट बहुत ज़्यादा सेफ है, आराम से इतने से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ज्योग्राफी का है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं भाई? जो हीट से बनते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल। तो जो नवीकरणीय होते हैं वही तो गैर पारंपरिक होते हैं। मतलब नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल का मतलब क्या? रिन्यूएबल मतलब जो बार बार हमें मिल जाए, है ना, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब हो गया। अभी देखिए जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स है कि किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सिंपल वन लाइनर था, है ना। तो एससीएस के करंट अफेयर्स से इतने में से हो जाएगा आपका। अब अगला देखिए आर्ट एंड कल्चर का है कि टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर कोर्ट। मतलब संगीत की जो टप्पा शैली है किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई है? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर। तो थोड़ा डीप में था ये ना, मोहम्मद शाह का था टप्पा संस्कृति, ठीक है। अब फिर देखिए दिसंबर 2022 का करंट आ गया आपके एग्जाम में कि सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया। तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, पूछ लिया आपसे। देखिए अगला देखिए आर्टिकल, मैंने आर्टिकल जितने कराए हैं आप अब यहाँ से देख सकते हो कि आर्टिकल आप कर सकते थे कि नहीं। आर्टिकल 324, 315, 280, 338। मैंने एक वीडियो डाला था पिछले साल 15 सालों में पूछे गए आर्टिकल, अगर वो आपने अच्छे से याद होगा तो आप आराम से कर सकते हो कि सर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करता है, वो तो मुझे पता है। 315 है ये लोक सेवा आयोग से डील करता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है।
280 फाइनेंस कमीशन से डील करता है और 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से करता है। आराम से ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो जितने आर्टिकल मैंने वो वीडियो देख लेना, आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आप कर ले जाओगे, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी यार, और क्या। अगला देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आ रहे हो। मतलब अटॉर्नी जनरल वही बन सकता है जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, नंबर 1। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो भैया पूरी प्रोसेस होती है, उससे हटाया जाएगा। पर अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है प्रेसिडेंट डायरेक्टली जब चाहेगा। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अटॉर्नी जनरल एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत इसीलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट हटा सकता है उसको, ठीक है। अगला देखिए, पॉलिटी का मतलब ज्योग्राफी पे बेस्ड सवाल है ये कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। बताइए इसका कोई तर्क है कि ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन्वायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है गलत है ना। पर हाँ, जनसंख्या नियंत्रण तो बनाना चाहिए, तो ए सही है, डी गलत हो गया, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न है कि कह रहा है इनमें से कौन सा घटना जो है अंतिम में घटी है ना। कभी कभी ऐसे ही आपको मैचिंग भी लगाने को दे सकता है, जैसे मोपला रिवॉल्ट, ये आपको पता 1922 में हुआ था। खिलाफत 1919 से 24 तक चला है ये अंत तक। होम रूल 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में। तो सबसे अंत में कौन हुआ है इनमें से? सबसे अंत में ये होगा मोपला रिवॉल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, माउंटेन है और ये देश है, तो वर्ल्ड माउंटेन, ये सब हमने जो ज्योग्राफी के 5 MCQ कराए हैं, देखिए उनमें ये सब मैंने कराए हुए हैं। जैसे किलीमंजारो, ये कहाँ है? तंजानिया में है किलीमंजारो, ठीक है। और तोबुकल, ये मोरक्को में है। तोबुकल कहाँ पे? मोरक्को में। और स्टैनले माउंट, ये युगांडा में है। होगर माउंटेन अल्जीरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो आप देख सकते हो ज्योग्राफी के कैसे प्रश्न आते हैं। अगला भी देखो, ये साइंस का प्रश्न है। ये व्याधि है और ये उसके कारक है, मतलब डिसीज़ और उसके फैक्टर हैं, जैसे पेप्टिक वर्म, डेंगू, फील पाँव और मलेरिया। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विषाणु या वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और आपका जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से हो जाता है। एलिफेंट जो वॉर्म, एलिफेंट फुट होता है वो किसकी वजह से होता है? एलिफेंट फुट आपका वॉर्म की वजह से या कृमि की वजह से हो जाता है। और बचा आपका क्या? पेप्टिक यूकिलर्स, ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया की वजह से, या पेप्टिक वर्म विषाणु की वजह से, यानी ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो साइंस के भी अच्छा लेवल का सवाल आया था पेपर में। अगला देखिए, साइंस वो पॉलिटी का सवाल है, कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ठीक। नंबर 1 कह रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 1/3 मेंबर ही हो सकते हैं जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब मान लीजिए यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर? 403 है, ठीक। तो इसके 1/3 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते, यानी 403 का 1/3 करो 134 आएगा। और यूपी में देखो 100 है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। और दूसरा, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने ही चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी सेट कर रखी है? 40 कह रहा है। कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ है? 40। तो बिल्कुल सही है, 40 मिनिमम मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 1/3 जो होता है, ठीक है। तो दोनों सही था इसका। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग? विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाते थे। इन्वायरमेंट का सवाल था ये। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज PM पोषण स्कीम। अब ये देखिए 2021 का सवाल है ना, मतलब 2021 की योजना से रिलेटेड है। PM पोषण योजना को PM पोषण स्कीम कर दिया गया। तो ये न्यूज़ में बनी हुई होगी लगातार, इसलिए पूछा, 2021 में करा गया था इसको, ठीक है। अगला पॉलिटी का सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, ठीक, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं होते। बहुत ही शानदार प्रश्न था, मैं इसको बहुत ही बढ़िया प्रश्न मानता हूँ। देखिए कितना शानदार लिखा है कि अगर कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन को वॉइड कर डिक्लेयर कर दिया, ठीक, तो क्या होगा इस स्थिति में? द एक्ट डन बाय हिम एज अ प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। मतलब आज उन्होंने वैध मतलब वॉइड कहा है इलेक्शन को, पर उससे पहले उन्होंने जो काम किया वो क्या उसको वो वैलिड होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। पर द एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। बिल्कुल। अब आज उनको अवैधी कर दिया गया, तो यानी आज उनके जो पोस्ट है उस पर संदेह है ना, तो उनके कार्य को नहीं माना जाएगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही था। और यहाँ कई लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी, दोनों सही दोनों गलत है ना, तो अच्छा सवाल मैं इसको कहूँगा एक।
अगला प्रश्न कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो ये जैनुल आबदीन था। कौन था? जैनुल आबदीन। ये मैंने आपको, आप देखोगे हिस्ट्री के जो 500 MCQ मैं करा रहा हूँ उसमें मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। जैनुल आबदीन, इसने कश्मीर से जजिया और काउ स्लॉटर बंद करा दिया था। अगला है हंगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। हंगुल कहाँ मिलती है आपको? जम्मू कश्मीर में मिलती है हंगुल डियर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्या जम्मू कश्मीर के आपको नेशनल पार्क याद है? कोई 3 नेशनल पार्क आप बता सकते हो जम्मू कश्मीर के? याद करो ज़रा। अगला प्रश्न देखिए कैसा आया। संधारणीय विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फिर सवाल आया। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कह रहा वार्षिक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती। इंग्लिश में भी देख लो। बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डाटा प्रोड्यूस बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल रिपोर्ट। दूसरा है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड टू इन्फॉर्म द क्वाड्रिलिनियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशन एट अ UN जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे दूसरा देखिए गलत इसलिए क्योंकि ये एवरी क्वार्टर में 4 साल में आती थी ना, तो ये गलत था। पहला सही था। अच्छा, और मैं इसको टफ लेवल का सवाल मांगूंगा, काफ़ी टफ सवाल था, आप देख सकते हो, करंट अफेयर्स से पर ये रिलेटेड सवाल था। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम चरण हो, इसको क्या कहते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 सवाल इस बार आए थे देखिए। तो इसको भी वही बोलते हैं कि आज जैसे आप चीज़ों को ऐसे यूज़ करें कि फ्यूचर के लिए भी बचे ना, उसकी ऋण मत मारें, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मिनिमम इन्वायरमेंट लॉस बाय मैक्सिमम इकोनॉमिक जनरेशन, है ना। आप पैसा कमाइए, इकोनॉमी जनरेट करिए, पर इन्वायरमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। अगला देखिए करंट से रिलेटेड सवाल है विच इंडियन ऑरिजिन बिजनेसमैन हैज़ इलेक्टेड मेयर लंदन। तो ये करंट का सवाल है, अब कोई मतलब नहीं। अगला पॉलिटी का सवाल है, कह रहा है अपॉइंटमेंट कब हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इनैक्ट कब करा गया? कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार कब मिली? तो आपको बताओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान का प्रवत होता है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब करा गया था? 26 नवंबर 1949 को। और प्रारूप समिति कब बनी थी दोस्तों? 29 अगस्त को 1947, है ना। तो आप देख सकते हो 4, फिर आता है 1, फिर आता है आपका 2, फिर 3, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल था, इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल था 2023 के, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है ये। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो आप ये देख सकते हो करंट का सवाल। अगले में देखिए पोइट है, उनकी कॉम्पोजिशन मतलब कवित्री और पुस्तकें, जैसे दयाबाई इनकी विनय मल्लिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्णबेल की कविता, गंगाबाई गणेश देव लीला। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये पोइट की बुक है, पुरानी हिस्ट्रियोरिकल होगी कोई। अगला देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का बुक क्वेश्चन था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। ही केम टू इंडिया 1611 एज एन एनवॉय ऑफ जेम्स वन। ही वॉज वेरी वेल वर्स इन टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। वो 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में आए थे और वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञात था। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही है? पर देखिए विलियम जो हॉकिंस है ये जहांगीर की कोर्ट में आता है 1608 में, पहली चीज़, ठीक है। तो ये तो गलत था। पर वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये सही था। दूसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा, है ना, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है ये पेशवा है, उनके शासनकाल पर हमें क्रोनोलॉजी सेट करनी है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, नारायण राव, माधव राव। तो आप देख रहे हो मेडिवल हिस्ट्री से ऐसा सवाल आया था। तो ये आपके देख सकते हो इनके टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। इनको लर्न कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को समझिए कैसे आते हैं। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में डेजर्ट पूछ लिए गए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सहारा, गोबी। इनको हमें क्या करना है? इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ठीक है। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, छोटे से बड़े में लगाना हमको। तो सबसे इनमें से छोटा आपको पता हो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अरेबियन आपको पता ही है, अरब देशों में है। सहारा आपको वेस्टर्न जो उसमें मिल जाएगा आपको, मतलब अफ्रीका में मिल जाएगा। गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया चाइना में मिल जाएगा। तो सही ऑर्डर इसका है 1 4 2 3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। सिर्फ यही नहीं याद रखने की डेजर्ट कहाँ पे है, आपको जो डेजर्ट है उनका एरिया भी पता होना चाहिए। बड़े से छोटे में आपको लगाने को दे देता है, वो आइडिया लग जाता है, ठीक है। आप जब पढ़ोगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा, वो आइडिया हो जाएगा आपको पेपर में। अगला देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉवर्टी
इनमें से कौन पॉवर्टी के प्रकार है, जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, फंक्शनल पॉवर्टी, है ना। तो इनमें से कौन से हैं पॉवर्टी के प्रकार, एब्सोल्यूट है, सापेक्ष है, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, पर फंक्शनल पॉवर्टी नहीं होती है ना। एब्सोल्यूट मतलब ऐसी पॉवर्टी जिसमें आदमी के पास अपनी ज़रूरत तक के पैसे ना हो। रिलेटिव पॉवर्टी जैसे यार हमेशा कंपेयर करें, यार मेरे पास कम पैसा है, मेरे भाई के पास ज़्यादा है, तो ये रिलेटिव हो गया। अंबानी से कंपेयर कर रहे हो, मतलब हर कोई दूसरे के टर्म में फिर गरीबी हुआ ना। अंबानी अगर फिर कौन है वो ट्विटर का मालिक, क्या नाम है उसका, अरे पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गया। ट्विटर के मालिक से कंपेयर कर लें, है ना, वही जो स्पेस एक्स का मालिक है, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, पेट में निकलने का, तो हर आदमी रिलेटिवली कंपेयर ही रहता है। एलोन मस्क, हाँ एलोन मस्क। सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होती है, अब मतलब वो इसमें सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होगी, एक तरह से वो कंडीशन जिसमें वो मेजर करता है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और फील अपने आप को करता गरीब, है ना। तो ये तीनों होंगी। अगला है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था, विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ ऑफिसर ऑफ गैम्बलिंग या डिपार्टमेंट मैसेंजर, चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट या रेवेन्यू कलेक्टर। तो ये होता है रेवेन्यू कलेक्टर, या आपका राजस्व कर जमा करने वाले को बोलते हैं भागदू, ठीक है। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना। मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियो मैटरनिटी लाइफ, है ना। तो ये आया था आपकी जो लेटेस्ट स्कीम है उस पर बेस्ड सवाल है, ठीक है। अगला देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो ये मैंने कल ही आपको टॉप 500 MCQ जो हिस्ट्री के कराए हैं उनमें ये क्वेश्चन कराए, तो वो जो 500 MCQ हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री के जरूर कर लेना, मतलब हिस्ट्री नहीं हर सब्जेक्ट में करा रहा हूँ उसको जरूर कर लो। एडवांस लेवल के भी करा दूंगा, काफ़ी क्वेश्चन उससे डायरेक्टली फंसेंगे, है ना। तो रानी झांसी रेजिमेंट था उनका नाम। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो सॉइल भी ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी सॉइल की कॉम्पोजिशन, कहाँ पे वो पाई जाती हैं, कौन सी खेती के लिए यूज़ होती हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। द सॉइल इज डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। इस मिट्टी में लॉ ऑक्साइड एवं अल्मोनियम की कमी पाई जाती है। इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड। नाम ही से पता चला लेटेराइट में क्या होती है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ज़्यादा होती है, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सॉइल ज़्यादा है नहीं, लेटेराइट, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, इन सबको पढ़ना है और इनका कॉम्पोजिशन याद कर लेना, कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी खेती के लिए हैं, क्योंकि एक सवाल इससे बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। तो ये तो कौन था, अजीजुद्दीन खान, अजीजुद्दीन खान। तो देख लो जो हिस्ट्री में यार देखो एक ही चीज़ है, आप चाहे जितना NCERT पढ़ लो, जितनी सारी बुक्स लगा लो, ऐसा क्वेश्चन का बम फेंकता है ना जो कभी सुना ही नहीं होगा। बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, दिमाग चकरा जाएगा आदमी का, है ना। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एनालिसिस अगर करोगे ना हिस्ट्री के मुकाबले, आप अगर साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री इसको वेटेज दो, करंट अफेयर्स को वेटेज दोगे तो आप बेनिफिट में ही रहोगे दोस्तों। चलिए अगला देखिए, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना होगा। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है और तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक, यानी यहाँ की बात कर रही है। और द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो कौन सा सही होगा इसमें, देखिए दोनों सही हैं और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ये शुष्क रहता है बिल्कुल, क्योंकि ये केरल वगैरह में वेस्टर्न घाट में बारिश कराता है और बंगाल की जो खाड़ी है इसकी शाखा के समानांतर होता है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मतलब अच्छा सवाल है, ये भी आप देख सकते हो ज्योग्राफी का। पोषक स्तर कैसे बनते हैं भाई, ट्रॉपिक लेवल कैसे बनते हैं, इसलिए कहा जाता है क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन के स्तर को समझो, कैसे सवाल आते हैं। तो कैसे बनते हैं ट्रॉपिक लेवल, जैसे नहीं प्रोड्यूसर, फिर उसके ऊपर जो हर्बीवोर मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं, फिर जानवरों खाने वाले कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ऐसे। तो कैसे बनते हैं, क्या कार्निवोर एनिमल को लिंक करके, केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, या खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, डी हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन। अब देखिए यूनियन बजट फिर से सवाल आया, दूसरा प्रश्न है यूनियन बजट 2023-24 का। तो आपको बजट करना पड़ेगा, ठीक है, 2024-25 का आपको यूनियन बजट और यूपी बजट, इससे आप करेंगे तो 5 सवाल तक आपको मिल जाएंगे सर, बहुत छोटे से ही टॉपिक में आपके 5 सवाल कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं,
पंचायती राज पर अशोक मेहता जो समिति बनी थी 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अशोक मेहता कमेटी 1977 में बताना आपको कौन सा सही होगा। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए कहा, मतलब 3 टायर की जगह बोला 2 टायर होना चाहिए। और राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, मतलब अ ब्लॉक शुड बी ऑन द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। तो देखिए यहाँ पे दूसरा गलत है। अगर आपने कमेटी पढ़ी हो, उन्होंने बोला था जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, जिले के लेवल पे जिला परिषद हो, उसके नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए। उन्होंने बोल दिया था क्या होनी चाहिए? मंडल पंचायत होनी चाहिए, ये इनका कहना था ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको पंचायती राज चैप्टर अच्छे से करना है, उससे सवाल बहुत बनता है, ठीक है। अगला सवाल, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? शक कुषाण यूनानी, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण, या यूनानी कुषाण शक? तो सबसे पहले ग्रीक्स आते हैं, फिर शाकाज आते हैं, फिर कुषाणाज आते हैं, ठीक है। अब जैसे अलेक्जेंडर ही देख लो ना, ग्रीक होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीक, शाकाज और कुषाणाज। अगला था फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? टू हुम डज द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस? तो यही यूरोपियन में आप स्पेनिश और अमेरिकन को जाता है, ठीक है। एक तो स्पेनिश है जो कि यूरोपियन, अमेरिकन को जाता है गन्ने की कृषि और नारियल की कृषि के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल था। अभी देखिए दिसंबर 2022 का करंट है, तो अभी तक देखिए मैक्सिमम आपको करंट दिसंबर तक का मिला है, और मई में पेपर ये हुआ था, है ना। अभी दिसंबर से पुराना करंट नहीं मिला आपको। ये देखिए फरवरी का करंट अफेयर है 2023 में। 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ये भी देखिए करंट का सवाल है ना, फरवरी का करंट है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों 6 से 8 महीने का करंट बहुत शानदार होता है। जो बच्चा इसमें स्मार्टनेस दिखाता है 6 महीने की करंट को चबा डालता है ना, 30 सवाल तक ठोक देता है वो। देखिए अगला है, इसको मैच करने पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए पार्ट और शेड्यूल तो कर ही लिया करिए, और आर्टिकल का वीडियो मैंने डाला है, इससे सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट सही नहीं मैच कर रहा है ये आपको बताना है। तो देख सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में दिया है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है, शेड्यूल ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में है, ट्राइबल जो है ये पार्ट 14A में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 14A में दिया हुआ है, 14A ऐसे भी याद कर लो। और पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो इसलिए आपको संविधान के भाग याद करने पड़ेंगे और अनुसूचियाँ भी। अगला है, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय। कौन कराता है भाई पंचायतों के इलेक्शन? बहुत आसान लेवल के पॉलिटिक्स सवाल थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपको मैच करनी थी, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का सवाल था। मोस्टली बच्चों का गलत हुआ हुआ ये कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरीज, सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी, ये किसने दी है? तो इनमें से दोस्तों बस मुझे लगता है जिसको याद होगा तो ये पता होगा कि यार मालथूज ने दी है कौन सी थ्योरी? सोशल जो मेल एडजस्टमेंट थ्योरी है, नहीं, हाँ मतलब ठीक है, सोशल मालथूज नहीं यार, मालथूज ने दी है पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी। कौन सी? पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी ये दी है थॉमसन ने। सोशल मेल एडजस्टमेंट की बात करो तो ये दी है हेनरी जॉर्ज ने। तो ये काफ़ी हाई लेवल का सवाल था ये, ठीक है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। कौन करता है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित? तो ये देखिए रिपोर्ट से सवाल तो एक बनता ही है, वो आपको पूरा कराया गया है मिसलेनियस डाटा में। कौन सा संगठन कौन सा रिपोर्ट निकालता है ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब इन सब के हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका कहाँ है? कोलोजनी स्विट्ज़रलैंड में है भैया, कोलोजनी स्विट्ज़रलैंड। फिर आपका अगर WHO की बात करोगे तो ये कहाँ पे? जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है, USA में। और ILO ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये 3 जिनेवा मतलब ये 3 स्विट्ज़रलैंड में है, ये वाशिंगटन DC में, हेडक्वार्टर भी याद रखना। अगला है, हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी करंट अफेयर्स में जो बुक न्यूज़ में थी उससे पूछा गया। विमल जलान जो RBI गवर्नर थे उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स वाली भी चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है। अगला साइंस का है, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किस लिए ज़रूरी होता है पौधों में? जल के जो होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ना, तो इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम फूड के लिए हो जाएगा। अ जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज वाटर। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं भाई? वेटलैंड, वाटर रिजर्व, वेस्टलैंड या वाटरशेड।
तो देखिए जो ज्योग्राफी कलेक्ट भी करती है, स्टोर करती है और रिलीज़ कर देती है, उसको बोलते हैं वाटरशेड। उसको क्या बोलते हैं? वाटरशेड, है ना। अगर रिलीज़ नहीं करती, कलेक्ट और स्टोर ही करती, तो हम बोल सकते थे एक तरह से वेटलैंड उसको, ठीक है, या वाटर रिजर्व बोल सकते हैं उसको। वेटलैंड तो थोड़ा ही सा पानी कलेक्ट करेगा। अगला देखिए पॉलिटी का सवाल है, कौन सा कथन सही है बताना है। आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, तो ये गलत है। 108 में दिया हुआ है जॉइंट सिटिंग। स्पीकर प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, ये बिल्कुल सही है। बुलाता प्रेसिडेंट है पर प्रिसाइड करता है स्पीकर, दूसरा सही था पॉलिटी का सवाल। अगला देखिए फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पूछ लिया कि विच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव बाय 2030। तो जब तक 2030 नहीं आ जाता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से धक्का सवाल आते हैं दोस्तों, है ना। जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबिंग, स्पेस रिसर्च। अब जैसे जीरो ही हंगर है, ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है? 2 में आ जाता है। जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 में आ जाएगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये 3 में आता है। स्पेस रिसर्च की कहीं बात नहीं करी गई है। आसान था, तो आपको 17 SDG गोल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यूपी का सवाल है, यूपी जीके से। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। ये मैंने यूपी जीके में आपको 500 MCQ में भी करा रखा है, आप उसको प्लीज़ करेंगे अगर, तो फ़ायदा ही होगा आपको। अगला है देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, PM गति शक्ति स्कीम से रिलेटेड, जो कि 2022 में आई है, कह रहे हैं, है ना। PM गति शक्ति स्कीम तो पर 2022 में आई, गलत, ये 2021 में आई थी। तो कभी कभी देख लो कितना पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट स्कीम थी, कहीं मेंशन होगी तो पूछ लिया। अगला, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2022, ठीक है। तो सिंपल से 2022 का मतलब करंट अफेयर्स पे पूछ लिया सवाल। अगला है EV रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो काफ़ी डीप लेवल का सवाल था, ये आपको जल्दी कई बुक्स में नहीं मिलेगा, पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग कंपाइलेशन दोनों में दिया था, और आपको पेड क्विज में भी ये क्वेश्चन कराया गया था, 500 MCQ में भी कराया गया था। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही था, और कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड इन इंडिया, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2070 तक करा गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा इसको। अब ये जैसे कुछ योजनाएं थी, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा, ये बताना है आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन ये आया था 2016 में, ना कि 15 में, तो ये गलत था। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, संसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो आप लोग कहते हो ना जो पुरानी स्कीम्स कराई जाती हैं, और सर ये क्यों करा रहे हो, तो पूछता है भाई, देख रहे हो। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, जो बहुत माइलस्टोन अचीव करी हैं, जो बहुत न्यूज़ में रहती थी, उनसे वो चाहे पीछे की वो पूछी जाती है ना, तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी करा करिए आप। अगला है देखिए, ये 2022-23 करंट अफेयर्स से सवाल पूछ लिया है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पे बेस है ना, तो करंट का ये सवाल है, करंट अफेयर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहेंस ऑफ पेनक्रियाज, मतलब निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहेंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है ना। तो इंसुलिन। साइंस का देखिए 1 लाइनर टाइप ही सवाल आता है, ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं पूछता है। तो 500 मैंने कराए हैं, 500 में अभी और हाई लेवल करा दूंगा, और क्या कहते हैं PYQ करा ही रहा हूँ, हो जाएगा इतने से। बाकी आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज लगा लीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। रिवीजन करते रहिए बस। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, मीरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रिवाजुल सल्तीन और रिवाजुल इंशा, है ना। ये सब किससे संबंधित है, बतानी पुस्तकें किसके विषय से संबंधित। जैसे मीरात सिकंदरी की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, गुजरात विजय से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुजरात की जो विजय हुई उससे संबंधित हो जाएगी। और बुरहान माशिर जो है आपकी, बुरहान माशिर, ये बहमनी को अहमदनगर का इतिहास बनाता है ना, बहमनी को। और रियाज उस सलातिन की बात करें अगर, तो ये बंगाल का इतिहास बताता है ना, बंगाल का इतिहास। और आपका महमूद गाँव का जो पत्रों का संग्रह है, ये किस में है, ये रियाजुल इंशा जो है ये बताता है आपका। तो ये 3 हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 72, द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट, भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था, हरियाणा में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र या घरेलू अपशिष्ट। तो कौन नहीं है, पेस्टिसाइड या कीटनाशक। ये बायोडिग्रेडेबल थोड़ी होता है ना भाई, ये तो डाल दो उसी में मिला रहता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है। नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कैसे होता है? इन्वायरमेंट का सवाल है ये, है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सिटू कंजर्वेशन से होती है। अब एक एक्स सिटू होता है, एक इन सिटू। एक्स सिटू क्या होता है भैया, और इन सिटू
देखिए एक्स सितु होता है जब किसी, जैसे मैं शेर को चिड़ियाघर ले आया है ना, तो एक्स सितु हो गया, उसके घर की बजाय मैंने दूसरे की जगह उसको संरक्षित करा, दूसरी जगह पे। इन सितु मतलब जहाँ वो उसका हैबिटेशन है, जहाँ नेचुरली वो रहता है वहीं उसको सुरक्षित रखना, उसको इन सितु बोलते हैं। जैसे नेशनल पार्क ये इन सितु है, चिड़ियाघर ये एक्स सितु है ना, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो इन्वायरमेंट से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो इन्वायरमेंट का भी तरीका है टॉप 500 MCQ और PYQ प्लस टेस्ट सीरीज और पेड क्विज। जली पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है भैया? द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर एजोला। ये भी मैंने 500 MCQ में कराया हुआ है, इसको अगर आपने करा होगा आपको फायदा होगा, और साइंस में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया है। अगला देखिए ओजोन लेयर। ये बच्चे को पता है कि पैराबैग्नि विकिरण का अवशोष करने वाली ओजोन लेयर वायुमंडल में कहाँ पे पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। 100 में से 100 बच्चों ने बताया होगा ये। अगला देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था, G20 की मीट से डेवलप सवाल थे। अगला पॉलिटी का सवाल है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग जो था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। 15 सालों के लिए सिर्फ ये रखा गया था, पर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इसको बढ़ाता रहा गया 15 सालों के लिए। अगला देखिए एक जो मिशन था निशार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल था। निशार सैटेलाइट इसरो और नासा ने बनाई थी, करंट अफेयर्स का सवाल है ये। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग या पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा बंदरगाह और देश सुमेलित नहीं है? ये मैंने आपको ज्योग्राफी के 500 MCQ में करा रखा है, आप कर सकते थे उससे। जैसे मोंटावीडो उरुग्वे, इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। इगारका पोर्ट गलत हो जाएगा, ये रशिया में है, चाइना में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी भैया? देखिए तो इस टाइप की चीज़ें भी पूछता है। पहली महिला स्पीकर, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जिनकी उनके टेन्योर में मृत्यु हुई, पहले महिला प्रेसिडेंट, कौन निर्विरोध चुने गए। तो इस टाइप की लिस्टिंग से भी सवाल कई सारे बनते हैं, ठीक है। तो मीरा कुमार थी। पहला चीफ जस्टिस पूछ सकता है, पहले रेलवे मिनिस्टर पूछ सकता है, पहले डिफेंस मिनिस्टर पूछ सकता है। तो ये सब पॉलिटी की लिस्टिंग में आपको मिल जाएगा CS में। अगला है कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बतानी है। जैसे प्रणहिता महानदी, हेमावती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा, मंजरा गोदावरी। तो यहाँ पहला ही जो है वो गलत है, क्योंकि प्राणहिता जो है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? गोदावरी की, महानदी की नहीं, ठीक है। अगला देखिए 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर बाय विच लीडर। मतलब 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने करा था। किसने? इंद्र नारायण द्विवेदी। हिस्ट्री का सवाल था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोग्राम नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो यूपी गवर्नमेंट स्कीम से बेस्ड सवाल थे। जैसे गंगा एक्सप्रेस वे, ये यूपी गवर्नमेंट स्कीम का प्रोग्राम था। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे बेस्ड देखिए सवाल आया था, जो HDI रिपोर्ट आती है उस पर बेस्ड सवाल है। तो ये सवाल अक्सर बनता है एग्जाम में, करंट अफेयर्स का सवाल है। अब इसका कोई औचित्य नहीं है, करंट अफेयर्स आप जरूर करिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आसान है। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, पेस्ट कंट्रोल, जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोल ऑफ प्रेडेटर्स। मतलब प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण, आनुवंशिक आत्मसातकरण या परवच्छियों पर नियंत्रण। तो जब उनका नेचुरल हैबिटेट ही खत्म कर दोगे तो यही कारण होगा, ठीक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? विच रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ US एंड मैक्सिको। तो US और मैक्सिको इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? रियो ग्रांडे नदी बहती है। कौन सी? रियो ग्रांडे, ठीक है। मिसिसिपी आपको पता ही है नॉर्थ अमेरिका में, कोलोराडो भी वहीं, अमेजोन तो साउथ अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का सवाल था आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगला यूपी से रिलेटेड सवाल है। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो देखिए रामगंगा ज्वाइन करती गंगा को कन्नौज में, बिल्कुल सही है। और बेतवा रिवर यमुना को ज्वाइन करती है, पर प्रयागराज में तो यमुना गंगा को ज्वाइन करती है। बेतवा यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, घाटमपुर के पास जो हमीरपुर है वहाँ पे। तो ये गलत हो जाएगा, यूपी GK का सवाल था, सिर्फ पहला सही था। अगला देखिए यूनियन बजट पर फिर सवाल आया, तीसरा सवाल है ये यूनियन बजट पे, है ना। तो इस तरह के यूनियन बजट आपको कवर करना पड़ेगा। अगला पॉलिटी का सवाल आ गया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता होगा आर्टिकल 20 में क्या कह दिया? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब जिस टाइम जो कानून आप तोड़ोगे उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि आज मैंने बनाया कि जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा 5000 का जुर्माना, और आपने 2 महीने पहले ट्रैफिक नियम तोड़ा था तो मैं आप पे 5000 जुर्माना लागू दूँ, ये नहीं होगा, है ना। तो जो नियम आज है वही लगेगा।
दूसरा, एक सज़ा के लिए आपको 2 बार, मतलब एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं होगी, नो डबल जीओपार्डी। और प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तीनों इसमें है, ये नहीं है टॉर्चर वाला, ठीक है। ये भी देखिए फरवरी का करंट अफेयर्स पे बेस सवाल आया 2023 का। फिर पॉलिटी का सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, है ना। मतलब हिस्ट्री से ही टच दे रहा है पॉलिटिकल। तो ये एक्ट ऑफ जो 1999 आया था उसमें था ये, है ना, हिस्ट्री का सवाल है। फिर देखिए यूनियन बजट 2023-24 में फिर सवाल आया, चौथा सवाल हो गया। अब देख सकते हो मतलब डायरेक्टली 4 सवाल हो चुके हैं यूनियन बजट पे, ठीक है। तो यूनियन बजट आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल पॉलिटी का है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करता है, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक। दूसरा, इंग्लिश में भी देख लें, प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। मतलब हाँ, राष्ट्रपति दे सकता है पर उसको लेना पड़ता है और रिकमेंड, मतलब उससे पूछ सकता है जिनका बदलना है, पर वो अगर मना करें तो क्या राष्ट्रपति नहीं कर सकता, नहीं तब भी कर सकता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। दोनों सही हैं पर ये इसका रीज़न नहीं है, है ना। क्यों रीज़न नहीं, क्योंकि इसलिए थोड़ी भाई मना करता है प्रेसिडेंट, है ना। दोनों सही है पर ये उसका रीज़न नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कह रहा है संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। इंग्लिश में देखें, विद रेफरेंस टू द पोस्ट सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही थे। पॉलिटी का पार्लियामेंट से रिलेटेड चैप्टर का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, शिवा समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। शिवा समुद्रम एंड कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस है। और शिवान समुद्र ये कर्नाटक में है, और नहीं शिवान समुद्र, हाँ नहीं ठीक है, शिवान समुद्र कर्नाटक, कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है। चलो ज्योग्राफी का ही सवाल है ये भी। अगला है पॉलिटी का सवाल, कौन सा कथन सही। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। फिनेंस कमीशन हैज़ चेयरमैन एंड 6 मेंबर, इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग। तो ये तो देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि फिनेंस कमीशन आपको पता होगा आर्टिकल 280 में आता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। और नीति आयोग को नहीं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, ठीक है। अगला है फरवरी 2023, देखिए करंट अफेयर्स का फरवरी का सवाल है आप, ठीक है। दिसंबर से पुराना आपको नहीं मिला है, दिसंबर जनवरी फरवरी सब इसी से करंट अफेयर्स मिल रहे हैं मोस्टली। अगला देखते हैं 99, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। लिथियम इन्फर्ट रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रिजाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया इज मोस्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। 100वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, जो डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। वो कौन है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये डीपीएसपी में तो है आर्टिकल 44 में, पर फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू, अभिभावकों को बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाएं, ये तो दोनों ही में नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण ये है आपका, मतलब ये आर्टिकल 48 क्लॉज ए में है डीपीएसपी की, और फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना। तो इस टाइप के प्रश्न देखो लिंक करके आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है इनमें से। फार्मिंग, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, वॉलंटरी, सोशल सर्विस। देखिए बहुत ही आसान था, समाज सेवा एक आर्थिक क्रिया थोड़ी है, यहाँ से इकोनॉमी जनरेट थोड़ी होगी। अगला देखिए स्कीम से रिलेटेड सवाल है आपका, इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अनूठी उपहार स्कीम, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम, कौशल्य मातृत्व स्कीम और स्त्री निधि स्कीम, ठीक है। कौन सी उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये बताना था आपको, तो सिर्फ एक ही अनूठी उपहार स्कीम। तो यूपी की स्कीम्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड सवाल भी दिख रहे हो, अब लगातार पूछे जा रहे हैं।
अगला निम्नलिखित से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है ना। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हड़प्पा का कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश के आलमगिरीपुर तक पाया गया था। मांडा तो जम्मू कश्मीर में, हड़प्पा पाकिस्तान में हो गया, राखीगढ़ी आपका हरियाणा हो गया। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये मैंने इन्वायरमेंट और साइंस दोनों ही में चैप्टर आपको कराया है कि क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसके लिए मानदंड है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, पॉल्यूशन अस्से इन एक्वेटिक सिस्टम है ना, कि उस पानी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, कितना कार्बनिक पदार्थ। अगर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता जाएगा उसमें तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम होता जाएगा उसमें, है ना, तो ये नापता है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जो रेगिस्तान में आवास करते हैं जानवर, उनको बोलते हैं मरुदमित जानवर या ज़ेरोकोल्स एनिमल्स। ठीक है। अगला जो है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाने हमको, कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है। जैसे यमुना नदी है, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है। और महानदी कहाँ से निकलती है, शिहावा से निकलती है ना, तो पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज एंड स्टेट ड्यूटीज़ करेक्टली मैच। जैसे माणा पास हिमाचल प्रदेश, दीपू पास लद्दाख, आगिल पास अरुणाचल प्रदेश, नीति पास उत्तराखंड। माणा आपको पता है उत्तराखंड में, ये गलत था। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में। आगिल पास ये आपको लद्दाख में मिल जाएगा। नीति पास उत्तराखंड बिल्कुल सही था, है ना। तो माउंटेन पासेज एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए हिस्ट्री का सवाल है, निम्नलिखित से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। अनुशीलन समिति था इसका आंसर, है ना। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए उत्तर, और 1912 में इसको फेंका गया था, है ना, 1912 में। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ठीक है। तो कौन सा सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों ही के इम्पैक्ट पड़ते हैं देखिए एक दूसरे। अगला देखिए एसडीजी पे फिर बेस सवाल पूछ लिया ना। एसडीजी गोल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 17 एसडीजी गोल पूछे गए देखिए, मतलब जो दिए हैं वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे ना, एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे। तो एसडीजी 10, 13, 14, 15 ये हैं एग्जाम में, मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। किससे संबंधित देख सकते हो, ठीक, तो इसको ज़रा देख लेना, सी हो जाएगा इसका, याद जरूर करना। एसडीजी गोल एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगला निम्न में से कौन सा युग या दर्शन प्रचारक सही सुमेलित नहीं है। जैसे आपका वैशिष्का पतंजलि, न्याय गौतम, मीमांसा कन्नड़ और उत्तर मीमांसा कपिल। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इसका न्याय वाला, ये अब क्योंकि फिलोसफिकल ये जो है न्याय गौतम से रिलेटेड नहीं है। अगला है हु इज़ खरीददार। खरीददार कौन होता था भैया, ये बताना आपको। खरीददार कौन होता, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी या डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज। ठीक है। अगला देखिए, ये हिस्ट्री का है सवाल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। बहुत ही आसान सवाल था, देवप्रयाग में, है ना। पंचप्रयाग आपको याद होना चाहिए, आपकी अलग भी पूछ सकता है आपसे, है ना, पंचप्रयाग के बारे में। जैसे विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना। भाई विष्णुप्रयाग तो आपको पता हो, विष्णुप्रयाग में जो आपकी अलकनंदा और धौली गंगा मिल जाती है ना। कर्णप्रयाग में जो पिंडार गंगा और आपकी अलकनंदा मिल जाती है, और फिर रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और कौन सी, मंदाकिनी मिल जाती है ना। तो ये याद कर लीजिएगा एक बार। अगला है हु ऑथर द बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था, गुन्नार मिड्राल, है ना, गुन्नार मिड्राल। अगला देखिए, एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट कहाँ पे हुआ। रियो शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ पे होता है, तो फिर से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और एक यूनियन बजट, सबसे फेवरेट टॉपिक रहे इस बार। ठीक है। काफ़ी सवाल रिपीट हुए इनसे। फिर देखिए केंद्रीय बजट, फिर से यूनियन बजट पे सवाल आ गया, छठा सवाल है यूनियन बजट पे, या पाँचवा होगा, 5 या 6 सवाल आए हैं यूनियन बजट, तो यूनियन बजट आपको करना पड़ेगा। अगला है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष मनाया गया है। व्हेन डिड वाटर एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये बहुत ही आसान था, 1974 में आता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। अगला है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स, तो केवल 4। कितने, केवल 4। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो ये भी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूक्रेन कितना न्यूज़ में था, वही पूछ लिया। डॉनस्टेक कौन हो जाएगा, डॉनस्टेक। चलिए अगला देखते हैं। अगला भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में देखिए सवाल है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था, G20 मीटअप से। तो देख सकते हो करंट का भी अच्छे सवाल आते हैं, नॉर्मल। अगला देखिए हिस्ट्री का है, पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विष्णु पुराण में से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। कौन सा सही है, दोनों सही थे ना, दोनों ही सही।
अगला देखिए जनवरी का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप देख रहे हो 6 से 7 ही महीने का पूछा गया, उससे ज़्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। पॉलिटी के अच्छे सवाल आए थे 2023 में, आसान लेवल के। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इट हैज़ पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट स्टेट लेवल। मतलब इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गलत है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ऐसे ही पता चल रहा है ना, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए फरवरी 2023 पे बेस करंट अफेयर्स का सवाल आया। अगला फिर देखिए फरवरी 2023 पे बेस करंट अफेयर का सवाल आया। तो मई में पेपर हो रहा है, आप देख रहे हो, दिसंबर तक का करंट अफेयर, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने का ही करंट में खेल रहा है। एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम क्या होता है? लॉटिक होता है और एक लैक्टिक होता है ना। लॉटिक जो बहता रहता है और लैक्टिक जो रुका हुआ होता है, जैसे ये लैक्टिक होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं तो इन्हें लॉटिक बोलते हैं, ठीक है। 127 विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है? तो नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का गठन होता है, ये सही हो जाएगा। अगला है समुद्री सवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो आयोडीन के होते हैं। साइंस का सवाल, इन्वायरमेंट के सवाल, दोनों से लिंक कर सकते हो आप। अगला देखिए, अगला आपका इन्वायरमेंट पे बेस्ड सवाल है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश हैज़ 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा और 80 मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटों में आवंटित कर दिया गया है और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला है 130 निम्नलिखित में से कौन सा झील या देश सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे माराकाइबो लेक, ठीक, वेनेजुएला, ओनेगा कनाडा, मिशिगन यूएसए, बैकाल रूस। तो यहाँ पे देखिए गलत है, लेक ओनेगा जो है ये रशिया में है, कनाडा में नहीं, गलत हो जाता है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल। इसमें से कह रहा कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी और शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। तो सी गलत है, क्योंकि हमीदा बानू जो बेगम थी ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी थी? हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है, और अकबर की माँ भी कह सकते हो आप। फिर देखिए दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया। अगला प्रश्न, डीकीन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय है और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है ना। तो गुजरात में कर रहे हैं, ना कि महाराष्ट्र में कर रहे हैं ना। इसको कहाँ कर रहे हैं? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल था आपके एग्जाम में, ठीक है, फरवरी में न्यूज़ में बना था, तो देखिए पूछा गया आपसे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, बताइए। इससे भी आसान कोई है? आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनॉन होते हैं ये सब, एक्टीनियम नहीं होगा। अगला देखिए फिर से आपसे करंट अफेयर सवाल पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, है ना। तो ये अरुंधति रॉय को मिला था, अनुराधा रॉय को। फिर देखिए 2023 का करंट अफेयर्स का सवाल, फिर जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स का सवाल। समझो कि करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीने में एकदम जान लगा देनी। 6 महीने में सबसे ज़्यादा और थोड़ा सा 2 महीने का और, उससे ज़्यादा नहीं मरना है उसमें, है ना। चरक संहिता जो है कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है भैया? तो 120 अध्याय और 8 खंड है चरक संहिता में। अगला है भारत का प्रथम नोबल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित किया जा रहा है? फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में किया जा रहा है। व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर? दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कारण होता है? तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो जाता है, या कोरियोलिस बल जिसको कहते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से हमें बचाता है टॉक्सॉइड का टीका। कौन सा? टॉक्सॉइड का टीका। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया? टॉक्सॉइड। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है किससे? राष्ट्रपति से होता है। किससे होता है? राष्ट्रपति से होता है वो। मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश किसको देता है भाई? रेजिग्नेशन जो होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। अगला है, और अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है कीट भक्षी पौधा है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट? निक्टेथिन्स, निलिम्बो, निक्टोनिया या नेपथिन्स? तो नेपथिन्स जो होता है ये कीट भक्षी पौधा होता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है। अगला फिर देखिए mRNA वैक्सीन जो है कोविड-19 में यूज हुई कैसी थी? मॉडर्ना वालों की थी। करंट अफेयर्स का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस? बचपन से सुनते आ रहे हो, कई पिक्चरें भी देखी होंगी। नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते थे लाफिंग गैस। बहुत ही आसान सवाल। व्हेन वाज सेंसस वर्क डन फॉर फर्स्ट टाइम? भारत में पहला सेंसस कब हुआ था? कितनी बार मैं आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराया था। 1871 में हुआ था लॉर्ड मायो के टेन्योर में, और रेगुलर सेंसस होगा 1882 में लॉर्ड रिपन के टेन्योर में।
चलिए अगला है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं करे। देखिए अनुसूचियों पे भी सवाल आया, पार्ट और भारत के पार्ट से भी रिलेटेड सवाल आया है ना। थर्ड शेड्यूल जैसे क्या देता है, ओथ और अफर्मेशन के बारे में। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल जिसको कहते हैं। 8th शेड्यूल में भाषाएं दी हैं और 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 4थे शेड्यूल में दिया है, ना कि 9th शेड्यूल में दिया हुआ है। 9th शेड्यूल में तो ऐसे कानून दिए गए हैं जो चैलेंज नहीं हो सकते थे कोर्ट में, है ना, पर 1973 के पहले के कानून, क्योंकि फिर तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद के कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसके पहले का नहीं, ठीक है। अगला देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल साइट और प्रेजेंट लोकेशन है। निवासा कहाँ है, इसामपुर, दिदवाना और गुड़ियम केव, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। तो निवासा आपका महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और इसामपुर आपका कर्नाटका में है। और दिदवाना की बात करें तो ये राजस्थान में है। और गुड़ियम केव तमिलनाडु में है, ठीक है। हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू, ये देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था। नाटू नाटू को अवार्ड मिला था ना, किसने उसको बनाया था, ये पूछ रहा था। अगला हिस्ट्री का सवाल है, भैया कौन सा 1857 के विद्रोह में सही मैच नहीं कर रहा है। मतलब लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857, झांसी में 11 मई 1857 को शुरू हुआ, मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो देख रहे हो डेट्स का काफ़ी रोल है, आपको डेट्स पे फोकस जरूर करना पड़ेगा, पूछ लेता है ऐसे स्मॉल डेट्स भी। तो ये गलत था, क्योंकि झांसी में 4 जून से शुरू होता है, 4 जून 1857 से। लखनऊ में भी 4 जून 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ में 10 मई 1857, ठीक है। तो ये था दोस्तों पेपर, आप समझ गए हो कि कैसा क्वेश्चन आते हैं, एक बार अच्छे से एनालिसिस करो। ऐसे ही अब देखिए फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 20 सेक्शन वाइज टेस्ट आप लगाइए, 20 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। 1600 रुपये का कंप्लीट कोर्स यूपी पीसीएस का है, उसमें पूरी जीएस कवर कराई गई है, सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एसडीजी गोल, पार्ट, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बजट, यूनियन बजट सब मिल जाएगा उसमें। सीसैट भी कराया गया है ना। आराम से देखिए वीडियोज़ को, मज़े करिए, नोट्स बनाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका।